आइए प्रारंभ करते हैं केंद्रीय बैंक के शाख नियंत्रण की रीतियां। कल के क्लास में हम लोगों ने केंद्रीय बैंक और केंद्रीय बैंक के प्रमुख जो कार्य थे उसके बारे में पढ़ा था कि केंद्रीय बैंक कौन कौन से कार्य करती हैं। और हमने कहा था कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका गठन 1935 को हुआ था। 1934 के बैंकिंग अधिनियम के तहत 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। प्रारंभ में यहाँ निजी बैंक था, प्राइवेट बैंक था, जिसकी धारक क्षमता या पूंजी धारक क्षमता मात्र 5 करोड़ रुपया थी। अब सवाल है, केंद्रीय बैंक का एक और काम करना है कि शाख नियंत्रण की विधियां, शाख मतलब विश्वास पर कैसे नियंत्रण करेगी बैंक। शाख का मतलब क्या होता है? विश्वास। केंद्रीय बैंक शाख पर मतलब विश्वास पर, भरोसा पर कैसे नियंत्रण करेगी। और शाख नियंत्रण का मतलब हो गया मुद्रा पर नियंत्रण, क्योंकि मार्केट में जब मुद्रा ज्यादा आ जाएगा तो मुद्रा का वैल्यू, मुद्रा का शाख, मुद्रा का विश्वास, मुद्रा में किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता गिर जाएगी, घट जाएगी। लेकिन जब मार्केट में मुद्रा का अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो क्या होगा? मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? मतलब मुद्रा में शाख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे आज लाखपति का कोनो वैल्यू नहीं है। जो सबसे गरीब कहता है अपने आप को, वो भी लाखपति है। जो गरीब है वो भी तो कम से कम एक मोटरसाइकिल रखा है, तो मोटरसाइकिल का दाम कम से कम 1 लाख हो गया है। 1 लाख है नहीं तो खरीदा कहाँ से हो? 95,000 हुआ ना। डेली 1 लीटर 20 किलोमीटर घुमा रहा है तो डेली कम से कम वो 110 रुपया उड़ा रहा है ना। भोजन से ऊपर है तब तो यूज कर रहा है वो। तो आज गरीब कोई नहीं है। गरीब है तो मानसिक गरीबी, तो फाटल जींस, फाटल पैंट, फ्री में अंडरवियर का प्रचार करने वाले लोग हो गए हैं आजकल। क्या फलाने कंपनी का पहने हुए फ्री प्रचार करते हैं ना। अब प्रश्न तो शाख नियंत्रण की, शाख को कंट्रोल करने की विधियां कौन कौन है। तो केंद्रीय बैंक शाख का नियंत्रण करती है। किसी भी देश में शाख का नियंत्रण करने का काम किसका है? तो केंद्रीय बैंक का है। और केंद्रीय बैंक शाख का नियंत्रण 2 तरीका से करती है। केंद्रीय बैंक के शाख नियंत्रण की 2 विधियां हैं, 2 ऐसे तरीके हैं, 2 ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा केंद्रीय बैंक शाख का नियंत्रण करने का काम करती है। अब को ये 2 विधियां कौन है? तो पहला एक है मात्रात्मक रीति। नाम क्या है? मात्रात्मक विधि। दूसरी है गुणात्मक अथवा चयनात्मक विधि। शाख नियंत्रण की कितनी विधियां हैं? केंद्रीय बैंक कितने तरीके से शाख का नियंत्रण करती है? तो केंद्रीय बैंक 2 तरीके से शाख का नियंत्रण करती है। मात्रात्मक माने मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर, और गुणात्मक किसी खास वस्तु, क्या जी, किसी खास वस्तु के, आगे दोनों को जानते हैं। तो शाख नियंत्रण के मात्रात्मक तरीके कौन कौन है, मात्रात्मक विधियां कौन कौन है? तो पहला जो विधि होगा उसका नाम होगा बैंक दर। पहला क्या है? मन में प्रश्न होगा कि बैंक दर क्या है, या बैंक दर से आप क्या समझते हैं? नाम सुने होंगे बैंक दर का। हमेशा बैंक दर समान नहीं होता, अलग अलग काल में अलग अलग होता है। करेंट डाटा लिखाते समय देख लेंगे कि बैंक दर क्या है। तो केंद्रीय बैंक, कौन बैंक? और भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जिस पुनर्कटौती के दर पर विनिमय बिलों का भुगतान करती है या ऋण देती है, उसी दर को हम बैंक दर कहते हैं। बात बहुत बच्चा नहीं समझा, बड़ी आसान शब्दों में समझा रहा वो। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से कर्ज लेने जाती है, आसान शब्दों में।
तो जब व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा लेगी तो केंद्रीय बैंक जो पैसा व्यापारिक बैंक को देगी तो फ्री में तो नहीं देगी, उस पैसा के बदले में कुछ ना कुछ तो पैसा का मजदूरी माने ब्याज लेगी। तो उसी ब्याज को कहते हैं, कौन दर कहेंगे, याद रहेगा। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज की दर पर ऋण देती है या ऋण मुहैया कराती है उसी दर को हम क्या कहते हैं। कितने अंक का प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न है। हालांकि बैंक दर बहुत कम होता है, 3.75 से लेकर 4.25 के बीच ही होता है, कभी कभी आगे ज्यादा बढ़ जाता है, तो इससे भी डाउन रहता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो मात्रात्मक विधि है बैंक दर। अब कैसे बढ़ेगा बैंक दर, अगर ज्यादा होगा तो याद रखिएगा, बैंक दर ज्यादा अगर होगा तो मार्केट में मुद्रा का वैल्यू ज्यादा होगा, मुद्रास्फीति क्या होगी, कम होगी। अब कहेगा सर कैसे कम हो जाएगा, तो कंपटीशन का लाइन आ गया। जैसे बैंक दर ज्यादा होगी माने केंद्रीय बैंक ऊंचा ब्याज की दर पर अगर व्यवसायिक बैंक को कर्जा देगी तो व्यवसायिक बैंक कहेगा ना हम ना लेंगे कर्जा। तब व्यवसायिक बैंक कर्जा नहीं लेगी केंद्रीय बैंक से तो व्यवसायिक बैंक के पास क्या नहीं रहेगा, पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं जब व्यवसायिक बैंक के पास आएगा तो मार्केट में रुपया लोगों को नहीं जाएगा, मार्केट में रुपया नहीं जाएगा तो मार्केट में मुद्रा की कम क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब मुद्रा की कमी हो जाएगी तो मुद्रा का वैल्यू क्या रहेगा, बरकरार रहेगा, उच्च रहेगा। गलत कि सही। तो प्रश्न है कि मात्रात्मक तरीके की मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। हमसे कम है, बैठ जाओ थोड़ा देर नीचे आके बैठ जाओ। मुद्रा की मात्रा को कम करने का बहुत बढ़िया तरीका है कि बैंक दर बढ़ा देगा। बैंक दर बढ़ाने घटाने का काम किसके पास है, आरबीआई के पास है। एक और बात जान लेते हैं, हालांकि आपके मुद्दे का बात नहीं है लेकिन जान लेते हैं। जब बैंक दर जान लीजिए, एक और जान लीजिए कि ब्याज दर क्या है। प्रश्न क्या है, ब्याज दर क्या है। हमने कहा बैंक दर का परिभाषा दिया है, 2 अंक का प्रश्न है। केंद्रीय बैंक जिस ब्याज की दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है उसी दर को हम बैंक दर के नाम से। फिर होगा ब्याज दर क्या है, तो व्यापारिक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान। आप में से किसके किसके पापा जी कर्जा लगाते हैं, महाजन के करके पापा है, अच्छा एक के पापा तो है महाजन, तो 4 लाख कभी मांगे तो देगी ना। पापा को कहना कि सर जी नहीं बुलाने वाले। तो आपके पिताजी कर्ज लगाते हैं, बहुत का लगाता होगा, नहीं बोला हिम्मत नहीं लिया, लेकिन ये तो है अच्छा हिम्मत ली। ब्याज दर क्या है, तो व्यापारिक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को जिस ब्याज की दर पर कर्ज देती है उसको हम ब्याज दर कहते हैं। माने केंद्रीय बैंक अगर व्यापारिक बैंक को जिस दर पर कर्जा देगा उसे कहेंगे बैंक दर। अब व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को जिस दर पर कर्जा देगा उसे कहेंगे। तो बैंक दर मात्रात्मक तरीका है शाख के नियंत्रण का। दूसरा क्या है, खुले बाजार की क्रिया। दूसरा क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं। वस्तुनिष्ठ में कई बार प्रश्न डालता है जो मैं बाद में बताऊंगा। खुले बाजार की क्रियाएं, अब मन में होगा ये खुले बाजार की क्रिया क्या है या खुले बाजार की क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो खुले बाजार की क्रिया होता है कि कभी कभी होता है मार्केट में मुद्रा का वैल्यू घट जाता है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है, मुद्रा में वस्तु को खरीदने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। और याद रखेंगे जब मुद्रा में वस्तु को खरीदने का क्षमता घट गया मतलब मुद्रास्फीति आ गया। आप कभी कभी सुनते होंगे कि मुद्रा का वैल्यू बढ़ गया है, मतलब किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता मुद्रा में क्या होगा, बढ़ गई है। मतलब कम रुपया में ज्यादा सामान खरीद लेंगे, और कभी कभी ज्यादा रुपया में कम सामान खरीद। जब ज्यादा रुपया में कम सामान खरीदे तो कहेंगे मुद्रास्फीति, और जब कम रुपया में ज्यादा सामान खरीद ले तो कहेंगे मुद्रा अस्फीति कहलाएगा। तो कहता खुले बाजार की क्रिया क्या है, तो खुले बाजार की क्रिया का मतलब ये हुआ कि जब मान लो मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में मुद्रा आ गया है जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो गई है, तो ऐसी स्थिति में शाख पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है, खुले बाजार की क्रिया करती है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये बात सही नहीं है लेकिन उदाहरण दे रहा हूं।
जस्ट अभी LIC अपना IPO लाई है। क्या लाई है? LIC अपना IPO लाई है और उसके एक शेयर का कीमत 949 रुपया था। कितना? लालच में हम भी फंसे, लगाए लॉटरी सिस्टम था कि जिसको फंसेगा वो लेगा। हाँ, जीवन के साथ जीवन का वही 350 रुपये घाटा में। अब एक शेयर बेचेंगे तो 350 घाटा, मूलधन में घाटा जा रहा है। अब बड़े रहने दो, बढ़ेगा, कहीं लिखल होगा क्या है बनना। इन विश्व का दूसरा लार्जेस्ट धनी कौन है अभी? अडानी। वो भी तो ऐसा ही शेयर खरीद खरीद के रखा, घाटा में जा रहा था, एक बार जब बढ़ा तो विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट बन गया। बहुत लोग, हम ही एक ऐसा लालची नहीं, हमारे से बहुत सारे लोगों ने LIC के, क्योंकि LIC बुड़ने वाली संस्था नहीं है, बुड़ जाएगी नहीं बुड़ेगी, उसके शेयर खरीदा। अब जब हमारे पास पैसा था हमने खरीद लिया, हमारा पैसा कहाँ चला गया? बैंक में चला गया। मार्केट में रुपया का वैल्यू क्या हो गया? घट गया। जैसे मुद्रा का घटा तब मुद्रास्फीति की स्थिति क्या हो? कंट्रोल हो गई। तो खुले बाजार में शेयर को बेचकर शेयर का दाम अचानक घटा देगा। जरा खरीदने का नहीं मन होगा, अरे चलो ना दाम घटा हुआ है, स्टेट बैंक का शेयर है और इसका तो 5000 दाम रहता है एक एक शेयर का। जैसे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का कीमत 40 लाख 50 लाख, एक रुपया की कीमत 50 लाख रुपया है, और ये 45 लाख से कम नहीं है। बिटकॉइन अगर एगो है आपके पास तो आपके पास 40 लाख रुपया फिक्स है, बेच दो 40 लाख दे देगा हैं? हाँ, वो डिजिटल करेंसी है, वो नगद रुपया आपके हाथ में नहीं आएगा, डिजिटल रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन अकाउंट से तो आप निकाल सकते हो ना। नहीं, रुपया में कन्वर्ट होकर निकलेगा। बिटकॉइन में कौन देगा? बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा है, हाँ सॉफ्टवेयर है वो। और चीन मान्यता दे दिया, विश्व के कई देश बिटकॉइन को मान्यता देने जा रहा है। भारत अभी नहीं मान रहा है इसको, दे दिया, भारत तो दे दिया बिटकॉइन को मान्यता। तो प्रश्न क्या है कि जैसे उसका कीमत घटेगा तो बहुत सारे शेयर धारक खरीदने वाले हम लोग हैं, जाके खुले बाजार में क्या शेयर खरीद लेंगे। शेयर जैसे खड़े उनके पॉकेट में जो पैसा है कहाँ चला जाएगा? बैंक में चला गया। जब बैंक में चला गया तो आपको खरीदने की क्षमता क्या हो गई? कम है, क्योंकि पैसा कम है। जब पैसा मार्केट में कम हो जाएगा तो सामान का भाव अपने आप क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अब पैसा का भाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आज मुद्रास्फीति है तब ना 5 रुपया में बिकने वाली लिंगलाइजर 8 में बिक रही है। 5 रुपए में बिकने वाला लिंगलाइजर समोसा 8-10 रुपए में बिक रहा है। क्या है? मुद्रास्फीति नहीं तो और क्या है? क्या जी? तो खुले बाजार मतलब केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रिया के द्वारा भी साख पर नियंत्रण करने का काम करती है। तीसरा, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। तीसरा क्या है? नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। उम्मीद है कि आपको हम कुछ दिन पहले इस बात पर चर्चा किए थे। सी क्या है? नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। अब कहोगे सर ये नगद कोष क्या है? हमने कहा था इसका अंग्रेजी का कैश रेशियो रिजर्व, CRR। क्या जी? क्या कहेंगे अंग्रेजी में? CRR। हमने CRR का परिभाषा क्या दिया था? कोई बच्चा बताएगा? एक के पास हाथ उठा के बोलो। बाकी लोग हाथ घर पे रख के आए हैं क्या? 3 उठा, खड़ा हुई। बैंक और केंद्रीय बैंक, व्यापारी बैंक वही रहता है, ऋण उसी गलत है। सिट डाउन। नहीं, हम रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट आपसे नहीं पूछा हूँ। आप रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट पर जा रहे। सिट डाउन। हमने कहा CRR व्हाट इज कैश रेशियो रिजर्व। हिंदी में नगद कोष अनुपात क्या है? हमने 2 बात SL और CRR, तो CRR दोनों चर्चा किया था, आप ध्यान नहीं दिए थे शायद। चलो मैं ही बोल दे रहा हूँ। क्या है? कैश रेशियो रिजर्व। हर व्यापारिक बैंक को अपने कुल पूंजी का कुछ मात्रा हमेशा स्टॉक में रखना होता है। हमने उदाहरण पेट्रोल पंप भी दिया था, गैस एजेंसी भी दिया था। शायद आपको भले ही याद ना हो, मैं तो याद है कि मैंने बोला था। प्रयास करता हूँ छोटा से छोटा उदाहरण देके आपके दिमाग में सेट कर दूं। CRR क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो। हर व्यापारिक बैंक अपने कुल जमा पूंजी का एक निश्चित धनराशि हमेशा अपने स्टॉक में जमा रखता है।
उसी स्टॉक की राशि को हम क्या कहते हैं, नगद कोष अनुपात। नगद कोष का एक अनुपात रखेगा, एक निश्चित अनुपात में हमेशा रखना पड़ता है। नहीं, अपने पास रखेगा ये। एक आरबीआई में तो एसएलआर हो गया, हाँ सीआरआर आरबीआई में रखना पड़ता है ताकि तो ये मिलेगा उसको। तो आरबीआई क्या करेगा, नहीं मात्रा बढ़ा दो, तुम पहले 20% रखे थे ना 40% कर दो। आरबीआई को पावर है कि अभी सीआरआर का दर मान लो 15%, सीधा कहेगा नहीं इसको 20% कर दो। तो जैसे 20% कहेगा तो जितना उसका पूंजी है उसका 5% और निकाल के आरबीआई में रखना पड़ेगा। तो इसका उतना रुपया तो क्या हो गया, घट गया। अब व्यापारिक बैंक के पास उतना रुपया और घट गया, तो इसको मार्केट में लोग जब ब्याज मांगने आए तो देगा नहीं, रुपया नहीं है मेरे पास, देगा नहीं देगा। तो जैसे ही मार्केट में रुपया नहीं जा पाएगा तो मुद्रा का वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मुद्रा में वस्तु को खरीदने की क्षमता क्या होगी, गलती की सही। तो सीआरआर बढ़ाने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होता है, सीआरआर घटाने से मुद्रास्फीति क्या होता है, बढ़ जाता है। दोनों बात एक बार लेके चल सकते हैं। बात अगर समझ में आ रही है, हमने पहले का इकोनॉमिक्स लेना है तो ब्रेन खोल के पढ़ना पड़ेगा। चौथा इसमें क्या है, तो हमने 3 बातों को क्या कर लिया, जान लिया है। साविधिक तरलता अनुपात आ गया, डी क्या है, साविधिक तरलता अनुपात, इसी को ना कहते हैं एसएलआर। क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। मतलब स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, एसएलआर, या एसएलआर से आप क्या समझते हैं। तो हर व्यापारिक बैंक, यहां कहा व्यापारिक बैंक आरबीआई में रखता है सीआरआर। व्यापारिक बैंक मतलब सीआरआर कहां रखता है, केंद्रीय बैंक के पास। लेकिन हर व्यापारिक बैंक अपने कुल जमा पूंजी का एक निश्चित धनराशि हमेशा अपने स्टॉक में जमा रखती है। क्या पता देश को कब जरूरत पड़ जाए, जिला को कब जरूरत पड़ जाए, किस समय आपदा आ जाए, पूरा पैसा जनता में बांट देगी तो क्या होगा, परेशानी होगी ना। तो हर व्यापारिक बैंक अपने कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत धनराशि हमेशा अपने पास, कोई भी आपदा आ जाएगा, डाकुए लूट के ले जा सकता है, बाकी उस ताला में क्या खुलबे नहीं करता वो पेटी का ताला। उस पेटी का ताला तब खुलेगा जब केंद्रीय बैंक कहेगी। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए हमेशा उसको बंद करके रखा जाता है। तो एक व्यवसायिक बैंक अपने कुल जमा राशि का जितना प्रतिशत रुपया हमेशा अपने पास स्टॉक के रूप में, नगद के रूप में, ही ना कि अकाउंट में है ही ना, नहीं अकाउंट से मतलब नहीं है, कैश के रूप में रखना होता है। सीआरआर भी कैश के रूप में होता है और एसएलआर भी हमेशा कैश के रूप में ही रखना होता है। ये नहीं हर अकाउंट में है ना इतना, तो अकाउंट में अचानक 12 बजे रात की जरूरत होगा, लाइएगा आप, नहीं ला पाइएगा। उसी को क्या कहते हैं, एसएलआर, स्टेटरी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। तो देखिए साख नियंत्रण की मात्रात्मक तरीका कितने हैं, कितने हैं। अब वस्तुनिष्ठ में कई बार पूछा गया इनमें कौन साख नियंत्रण के मात्रात्मक तरीका है, तो 3 को गलत देगा, वो सही दे देगा। फिर पूछ देगा इसमें कौन साख नियंत्रण के मात्रात्मक तरीके नहीं है, तो 3 को सही देगा, वो क्या कर देगा, गलत देगा। 2 नंबर का प्रश्न कर सकता है, यहाँ पर कई तरीके से प्रश्न आ सकता है ना। एक 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के मात्रात्मक तरीकों को लिखें, 2 अंक का, चारों का नाम लिख दीजिए, 2 नंबर दे देगा। अगर 5 नंबर पूछना हो तो डाल सकता है कि केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण में के मात्रात्मक तरीकों का विस्तार से चर्चा करें। तो सबका परिभाषा दे दो भाई, नाम लिखो, परिभाषा दे दो। लिखना पड़ेगा ना कि बैंक दर बढ़ने से साख का संकुचन होता है, अब बैंक दर घटने से साख का विस्तार होता है। खुले बाजार की क्रिया से साख का संकुचन विस्तार दोनों होगा। माने बैंक अगर शेयर बेचेगी तो साख संकुचन होगा, अब बैंक अगर खरीदेगी तो साख का क्या होगा, नगद कोष अनुपात अगर बढ़ा देगी तो साख नियंत्रण होगा, और नगद कोष अनुपात घटा देगी तो साख का क्या होगा, विस्तार होगा। बात समझ में आ रही है। फिर एसएलआर, साविधिक तरलता अनुपात अगर बढ़ा देगी तो रुपया के उसमें बढ़ जाएगा, तो साख का संकुचन हो जाएगा, और साविधिक तरलता अनुपात घटा देगी तो साख का क्या हो जाएगा। तो यहाँ हर पर बैंक दर पर भी 2 वस्तुनिष्ठ बना, खुले बाजार की क्रिया पर भी 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा,
नगद कोष अनुपात पर भी, और जो हमने बोला अभी बन गया। आगे बढ़ूं। अब है व्यापारिक बैंक के शाख नियंत्रण के गुणात्मक एवं चयनात्मक तरीका कौन कौन है। हमने पहले ही कहा कि केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण की दो विधियां अपनाई हुई है। मात्रात्मक विधि हमने पहले ही चर्चा कर दिया। दूसरा विधि कौन है? गुणात्मक या चयनात्मक। मतलब गुणात्मक का ही दूसरा नाम क्या है? चयनात्मक है। मतलब इसमें कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खर्च की जो राशि उसको घटा दिया जाता है। विशेष क्षेत्र में, विशेष जगह पर, विशेष व्यक्ति पर, मैंने चुन चुन के जगह खर्चा होगा, बाकी जगह खर्चा रोकिए देगा। जैसे कोरोना काल के कारण हुआ कि शिक्षा और चिकित्सा पर खाली खर्चा होगा, अन्य पर खर्च नहीं होगा। विकास के सारे मद को बंद कर दिया गया, क्योंकि जरूरी क्या है? केवल हेल्थ जरूरी है और भोजन जरूरी है। गलत कि सही? बाकी सारे विधायक फंड, एमपी फंड सबको बंद कर दिया गया। कई सारे लोगों का हुआ कि नहीं, जो वेतन के अलावा जो अतिरिक्त मिलता है सबको हटा लिया जाएगा। केवल वेतन मिलेगा, वेतन का अतिरिक्त जो मिलता है हटा लिया जाएगा। अतिरिक्त फंड को काट लिया गया। क्यों काट लिया गया? क्योंकि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। देश ही क्या, संपूर्ण विश्व जूझा है। और महंगाई देश में बहुत है, लेकिन आप बताइए कोई एक व्यक्ति महंगाई के विरुद्ध हल्ला बोल किया हो? न्यूज पर एक दिन बोलता है, फिर चुप बैठ जाता है, क्योंकि जान रहे कि हम हल्ला बोल करेंगे तो सरकार हम पर भारी पड़ जाएगा। यह विश्व महंगाई केवल इंडिया में नहीं है, इंडिया से कई गुना महंगाई विश्व के अन्य देशों में है। जाके पाकिस्तान में जाके पूछ लीजिए, 10,000 में सिलेंडर बिक रहे हैं, 12,000 में। और आप यहाँ कोई किसी पार्टी के नेता महंगाई पर चिल्लाएंगे तो इसका मतलब क्या है? विश्व की राजनीति को उसको नॉलेज ही नहीं है। पूरे विश्व महंगाई के दौर से गुजर रही है। नहीं, मैं उदाहरण दिया हूँ। अमेरिका को तो दीजिए आप, अमेरिका का भी मैं दे सकता हूँ, रसिया का दे सकता हूँ, जापान का भी मैं दे सकता हूँ, सबका है। लेकिन अधिकांश बच्चे अमेरिका नहीं समझेंगे, लेकिन पाकिस्तान जल्दी समझेंगे। पाकिस्तान ऐसा ही खत्म है। तो वहाँ ज्यादा है ना। रेल किराया की महंगाई की बात करते, इंडिया से 2.5 गुना ज्यादा महंगा अमेरिका में रेल किराया है, रेल का टिकट है। पेट्रोल भी अमेरिका में इंडिया से ज्यादा है। हाँ, प्रति व्यक्ति इनकम ज्यादा है। तो इसके पीछे कारण है, लोग भी वहाँ का कर्मठ, कर्मशील और अपने कर्म के प्रति ये होते हैं। यहाँ तो पढ़ने आता तो मोबाइल चलाता है नहीं, बच्चा घर से निकलता है पढ़ने, पता चला कि रास्ते में खेलते रह गया। सही बोला हूँ? गलत नहीं बोला हूँ? ट्रंप राष्ट्रपति थे, पद पर से थे, अपना उद्योग में लग गए। और यहाँ तो एक बार वार्ड बन गया तो लगे हम राष्ट्रपति हो, खेतों में नहीं जाता घूमने। उस होता है कि नहीं उनसे पैसा लोग ठग ठुक के खाया। अमेरिका के 100% लोग जो सक्षम है टैक्स देता है, यहाँ तो चोरी करने के फिराक में रहता है। देश का जितना देने लायक लोग है उसका 25% भी नहीं दे रहा है। खैर, मुद्दे पर आइए। शाख नियंत्रण के गुणात्मक तरीका में सबसे पहला होगा शाख की राशनिंग। पहला क्या कर रहा है? अब कहिए कि शाख की राशनिंग का मतलब क्या होता है। तो शाख की राशनिंग तो सबसे पहले आप जान लेंगे कि शाख नियंत्रण के गुणात्मक या कौन तरीका है। शाख की राशनिंग में केंद्रीय बैंक क्या करता है कि विभिन्न बैंकों को जो ऋण देता है, ऋण को कमा देगा। कहता है ना ऋण। शाख की राशनिंग क्या करेगा? भाई आपको हम विश्वास दे रहे हैं, आप पहले इतना रुपए दे तो हम नहीं देंगे आपको। व्यवसायिक बैंक को अधिकार है कि केंद्रीय बैंक से ऋण ले सकता है और उसका देना फर्ज है ये। लेकिन अब क्या करेगा शाख की राशनिंग में कि जब केंद्रीय बैंक के पास व्यवसायिक बैंक जाता है, ऋण का डिमांड करता है, तो ऋण देना क्या करता है? बंद कर देता है। दूसरा, केंद्रीय बैंक फिक्स कर देती है किस व्यवसाय के लिए आप कितना ऋण दोगे। चुन चुन के अलग अलग सेक्टर में वो फिक्स कर देगी कि अगर कोई लोहा कंपनी खोलना चाहता है, कोई जूता चप्पल का कंपनी खोलना चाहता है, या कोई चीनी का कारखाना खोलना चाहता है, तो किस सेक्टर में, किस उद्योग को खोलने के लिए आपको कितना ऋण देना तय कर दिया। राशनिंग कर रहा है। दूसरा, केंद्रीय बैंक किसी खास बैंक को न तो राम कर्जा नहीं देगी। हर बैंक केंद्रीय बैंक के पास पहुंचेगा ना।
स्टेट बैंक को दे दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के दे दिया, पंजाब नेशनल मैंने पहुंचा कहा कि आपको न देंगे कर्जा। तो किसी खास बैंक को भी केंद्रीय बैंक कर्जा देने से इनकार करके कर रहा है, इसका मतलब साख की राशनिंग कर रहा है। और कारोबार के लिए ऋण की सीमा तय करके, उम्मीद है समझ गए होंगे। साख की राशनिंग का मतलब हो गया केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को जो कर्ज देती है या व्यापारिक बैंक को उद्योगपतियों को ऋण देने का जो सीमा है उसको फिक्स कर देना या ऋण देना से इनकार कर देना, क्या कहलाता है? साख की। और जब इनकार कर देगा तो रुपया व्यावसायिक बैंक के हाथ में आएगा नहीं, व्यापारियों के पास से हाथ पैसा आएगा नहीं। तो जब पैसा आएगा नहीं मार्केट में तो रुपया का वैल्यू क्या हो जाएगा? मान लो कि साख की राशनिंग को फ्री कर दिया कि जितना कर्ज लेना ले लो, मार्केट में रुपया ज़्यादा आ जाएगा, रुपया का वैल्यू क्या हो जाएगा? आज काहे अमेरिका के तुलना में भारत के मुद्रा का वैल्यू कम है? आप जानते हैं कि आज़ादी के समय भारत की मुद्रा अमेरिका से 16 गुना आगे था। आज़ादी के समय आगे था मेरा मुद्रा, हमारे मुद्रा का वैल्यू अमेरिका से आगे था। अब क्यों बढ़ते जा रहा है? तो नोट की कालेबाजारी। अभी पेपर में कल परसों में पढ़ा, सीतामढ़ी में जाली नोट छापने का पकड़ाया है कहीं पर, हम कहीं कहीं पढ़ा हूँ। सीतामढ़ी के ही किसी प्रखंड के किसी गांव में नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। क्या है देशद्रोही? तो क्या है? आप अपने देश के रुपया को डुप्लीकेट छाप रहे हो तो सरकार ने जितना रुपया छापा उससे तो बढ़ गया। जैसे कि मार्केट में रुपया ज्यादा बढ़ेगा क्या होगा? वैल्यू गिरेगा ना। चीन पाकिस्तान के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से, पाकिस्तान की औकात कहाँ है नोट छापने का डुप्लीकेट? नोट डुप्लीकेट तो सर छापने के लिए पैसा चाहिए ना पहले। तो चीन क्या करता है? हमारी इकोनॉमी को डाउन करने के लिए पाकिस्तान के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से डुप्लीकेट नोट छाप कर भारत के बाजार में भेजता है। कहोगे इससे चीन को क्या फायदा होगा? तो बहुत फायदा होगा उससे। हमारे देश में हमारा मुद्रा बढ़ेगा तो हमारे मुद्रा का वैल्यू क्या होगा? गिरेगा। हम मुद्रा का वैल्यू गिरा, इसके बाद हमारी इकोनॉमी क्या हो जा रही है? डाउन में जा रही है। देखते कई बार कमेंट में नरेंद्र मोदी को बाल्टी लेके इनार से जीडीपी को खींचते हुए दिखाता है। आपका जीडीपी डाउन हो जाएगा क्या जी? देश का ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? मुद्रा का वैल्यू गिरेगा, इसका मतलब देश का ग्रोथ रेट आपका क्या हो गया? डाउन हो गया। इसी ग्रोथ रेट को करने से बार बार सरकार ईडीआई का छापामारी खूब चल रहा है, ईडी का भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खूब छापामारी चल रहा है। और राजनीति भी है प्लस में जरूरी भी है। राजनीति वाला तेजस्वी जी पर न होगा, राजनीतिक और अन्य जो पकड़ा रहे बिजनेसमैन सब, ठीक बात है। विपक्षी के बाद ना सत्तारूढ़ पर होगा, सत्ता पर भी होना चाहिए। सही बात आपका कहना है। दूसरा तरीका क्या है? उपभोक्ता साख नियमन। तीसरा क्या है? उपभोक्ता साख नियमन। अब उपभोक्ता साख नियमन का मतलब क्या? तो पहले बात जानिए कि उपभोक्ता कहते किसे हैं। कौन बताएगा उपभोक्ता किसे कहते हैं? बड़ा शर्म आता है कि आप लोग इकोनॉमिक्स के छात्र हाथ नहीं उठाते हैं। इसी बात पर कभी कभी बहुत बड़ा आशीर्वाद देने का मन करता है। एक बार हम देवघर जा रहे थे, गिरा लीजिए हाथ, देवघर जा रहे थे ना, तो अपने गांव की एक महिला के साथ कही कि बउआ हम भी चलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम देखे नहीं हैं। रास्ता पर गाली बकते गई, जो कोर्ट समय तो भीख मांगते रहता है। तो बेटा कि 2 बेर पंजाब से कमा कर पॉकेट काट लिया था। ये कई सड़के से कट रही थी, भले या कोरी हो गया, भले आनर हो गया। मतलब कुकर्म का एक कंडल सबको गाली देते जा। हमने कहा कि ऐसा नहीं कही, अब तो पूजा करने ना होगा तू ना जाने इच्छा। हमारा बेटा के 2 बेटा के 10-10 रुपया काट लग पल में से, कि निशा खिया के देती है। प्रश्न क्या है? उपभोक्ता नहीं जान रहे हमारे, मात्र बहुत कम बच्चों ने हाथ उठाया। बड़ी दुख की बात है। सारे उपभोक्ता बैठे हुए हैं। समोसा दो ना, गपा गप। पानी भी नहीं पिएगा कोई। अब पानी पूरी पर तो इतना बड़ा होता, नाम पड़ता गुप चुप, गुप से मुंह में डाल लिया, चुप हो गया। क्योंकि बोलेंगे तब पानी बाहर गिरेगा। तो क्या हो गया? पानी पूरी अगर खा गया तो क्या बनेगा उसका?
हम जब किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके उसकी उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं तो क्या कहलाते हैं? और आप भात रोटी खाने वाले हैं, डेस्क बेंच को पर बैठ बैठ किसको खिला रहा है, उपयोगिता को नष्ट कर रहे धीरे धीरे। उपभोक्ता का परिभाषा याद नहीं, कितना बार कहा गया होगा। कोई बात नहीं, आते हैं जाते हैं। पापा का होटल जिंदाबाद। उपभोक्ता साख नियमन, केंद्रीय बैंक क्या करेगा? सीधा कह देगा कि जो ब्याज व्यवसायिक बैंक आम जनता को देते रहा उसका दर घटा देगा। सीधा कहेगा ब्याज पर जो रुपया तुम कर्ज ऋण देने की क्षमता को कम कर देगा, नहीं आपको ऋण नहीं देना है, ब्याज बढ़ा देगा या ब्याज दर बढ़ा देगा। तो बाद में चर्चा करेंगे ना। तो उपभोक्ता साख नियमन है, या हो भी सकता है ब्याज दर बढ़ा देगा। सीधा व्यवसायिक बैंक को कहेगा नहीं, पहले आप 12% पर ब्याज देते थे ना, 14% पर दो, 18% ब्याज की दर पर। माना नहीं करता, ब्याज दर बढ़ा देता। फिक्स बात नहीं बोलो, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मान लो पहले से व्यापारिक बैंक जनता को 12% ब्याज की दर पर कर्जा दे रही है, अब कह देगा नहीं 18% पर देगा। मैंने 1 लाख रुपया के साल भर में 18,000 ब्याज लेंगे आपसे। आपको 18% का मतलब क्या लगा है कि 100 का महीने में 18 रुपया? नहीं, बैंक सालाना लेते, महाजन महीने महीने लेता है। महाजन के हिसाब से 1.5% हो गया, 18 मतलब 1.5% हो गया। तो लोग कहेगा नहीं पहले तो 12 मिलता था, 18 छोड़ो, कर्जा लेना छोड़ दो, ऐसा ही मजबूरी में खींच लो, काम कैसे हो, थोड़ा दिक्कतें में सह लेते हैं। तो उपभोक्ता साख उपभोक्ता को मिलने वाली ऋण जो है उसका ब्याज दर क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जैसे ऋण का दर बढ़ेगा ब्याज का दर बढ़ेगा, या ऋण देने की क्षमता को घटा देगा, कह देगा नहीं आप इससे ज़्यादा ऋण नहीं दे सकते हैं। व्यापारिक बैंक को ऋण देने का पावर है कि अपने कुल पूंजी का 40% या 30% तय कर देता ऋण देना है। सीधा करेगा नहीं आपको 20% से अधिक ऋण नहीं देना है। जमा पूंजी का क्या परसेंट? पहले कितना था, अब क्या परसेंट हो गया? आधा कर दिया। मार्केट में रुपया घट गया, साक्षांक का संकुचन हो गया। अब बढ़ाना होगा तो पहले 20 था, तब क्या कर देगा? 40 बढ़ जाएगा। एक बार सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, सी नंबर पॉइंट क्या होगा? सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? तो सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन का मतलब हो गया कि केंद्रीय बैंक क्या करती है, तो प्रतिभूति के मूल्य और उधार दी जाने वाली राशि सीमा तय कर देगी। शेयर, प्रतिभूति शेयर को कहते हैं, अंग्रेजी शब्द शेयर है, हिंदी में उसको हिस्सा या प्रतिभूति कहते हैं। उसकी अंतिम सीमा तय कर देगी। जैसे आया है ना LIC का ओपन मार्केट में, पहले जनता को खरीदने का अवसर दिया जाता है, आज सेकेंड लॉट जब आएगा तो जनता को नहीं मौका मिलेगा, बड़े बड़े उद्योगपति खरीदेंगे। तो गारंटी टेंशन में लोग नहीं जी रहा है कि जब बारह का उद्योगपति खरीदेगा तो 949 में मिलने वाला सीधे हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा? जैसे 1500 दाम बढ़ेगा तो छोटके जो खरीदने वाले लोग सीधे दाम बढ़ गया, सीधे बेचेगा। सारा पैसा किसके पास चल जाएगा? अब जनता का पैसा तो जनता के पास आ जाएगा, और सारा शेयर चला गया किसके पास? आज जैसे उद्योगपति के पास जाएगा, इस उद्योगपति को स्टॉक कर देगा, बेचे हुए नहीं करेगा। आज 6 महीना जहाँ तक नहीं बेचा उसका दाम सीधे पहुँच जाएगा कितना? 5000। अब 5000 पहुँचा तक खरीदा है 1500 में, दाम कितना हो गया? एक शेयर का 5000, तो प्रति शेयर उसको 3500 हो गया। अगर 1 करोड़ शेयर खरीद लिया तो 35 करोड़ कमा लिया 6 महीना में। ज़्यादा हो सकता है, हम सीधे मोटा मोटी रेट बोला हूँ। तो प्रश्न क्या है कि सीमांत आवश्यकता परिवर्तन जैसे हुआ है LIC का फिक्स था कि 1 लॉट एक आदमी को मिलेगा, तो 1 लॉट में मात्र 15 को शेयर था। कितना था? 15 को शेयर था, 15 से अधिक किसी को नहीं मिला। जनता चाह कर भी 30 को शेयर, हाँ ID दूसरा बनाएगा तो ले सकता है, तो वो 15 से बेसी दिया ही नहीं किसी को, हाँ 15 ही देगा सबको। नियम था 1 लॉट ही आपको मिलेगा। सेकेंड लॉट में ज़्यादा तो उसमें फंसने की अंबानी अडानी का औकात होता है, आम जनता को हम मिलता ही नहीं है जल्दी। सीमांत आवश्यकता तय कर देगी
कि आप इतना ही लॉट बनाइए, 10 का लॉट बनाइए, 15 का लॉट चाहिएगा, 100 खरीदना तो आपको खरीदने देगा, नहीं करने देगा। इसके बाद आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही करेगा। क्या करना है? कहोगे सर प्रत्यक्ष कार्यवाही का मतलब क्या होगा? मतलब भारत में जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों को केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार ही वर्क करना पड़ता है। गलत कि सही? भारत में जितने भी बैंक हैं उन सारे बैंकों को किसके गाइडलाइन में काम करना पड़ता है? अगर केंद्रीय बैंक को पता चल गया कि अमुक बैंक हमारे गाइडलाइन को पालन, छापामारी करेगी, जांच दल बैठाएगी। आज जांच दल में पकड़ा गया तो उस बैंक के शाखा को ही क्या कर देगी? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही, जैसे कहा कि आपको 20% देना है, आई दे रहा है 25%, क्योंकि हमारा जांच पड़ताल थोड़ी ना आता है। देना है 40%, दे रहा है 15%। किसी ने अगर चिट्ठी डाल दी आरबीआई के पास कि हम इस बैंक के पास सारा शर्त पूरा किए, इतना दिन से ऋण के लिए दौड़ रहे हैं, हमको ऋण नहीं मिला, डाल के देखिए ना, बैंक मैनेजर आपके घर ही आएगा निहोरा करने, चलिए आपको मैं कर्जा दे रहा हूँ। लेकिन प्रश्न है कि टाइम कहाँ है आपके पास इतना, और उतना जानकारी भी कहाँ है। हम थोड़ा बड़ा पड़े, हमको 3 बार खाता खोलेंगे, 3 बार दौड़ाया, 6 महीना खाता मेरा नहीं खुला। चौथा बार गया, कहा कि नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा तो आवेदन पर सिग्नेचर कीजिए कि ना खुलेंगे। चौथा बार आया हूँ तो कहा क्यों नहीं, क्यों करेंगे, आपका अधिकार है, ना कीजिएगा तो हम इस सजाए भी नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा ना, क्यों नहीं खोलेंगे आप, बैंक आपका है, सिग्नेचर करवा क्या करेगा, हम आरबीआई में डाल देंगे, पोस्ट कर देंगे कि हम इतना दिन से दौड़ रहे हैं, हर बार का प्रूफ है मेरे पास। 4 बजे मेरा खाता खुला, जब उस समय 2:30 बजे के बाद बैंकिंग नहीं होता है, क्या कि लेकिन रसीद कल देंगे, हम कहिए तो, लेकिन खुलना तो पड़ेगा। हम बैंक में डालेंगे, भाई मैं ग्राहक बनना चाहता हूँ, हमको नियम है सभी लोगों को बैंकिंग से जोड़ना है, बैंकिंग में जोड़ नहीं रहे हो। हम आपके विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, विद्यालय में नाम नहीं लिखेंगे, गुरु जी को हालत खराब करना है। तो कुछ लोग कहते हैं ना इतना रुपया देंगे तो नाम लिखेंगे, ठीक है ना, लिखे जा रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, हमको इसी विद्यालय में पढ़ना क्यों नहीं लिखिएगा, हम इसी क्षेत्र के हैं, जोड़ना है ना। सरकार तो कहेगी ड्रॉप आउट को कम करना है, लेकिन नॉलेज रहेगा तब ना। नाम लिखवाने के लिए 500 ले लीजिए ना, लोग लेता है गुरुजी, लोग नहीं लेता है। यहाँ तो पोशाक पर कमीशन चल रहा है, अरे साइकिल तुमको दिवा दूंगा, पापा कहिए 200 रुपये मांग कर ले आना, उस पर भी 200 ले रहा है। किसी का ना परिणाम हो रहा है कि मास्टर के बाल बच्चा जी आ नहीं रहा है, अपने बच्चों से कमीशन ले रहा है। प्रत्यक्ष कार्यवाही करके नैतिक दबाव, कौन दबाव? जैसे मैं नैतिक दबाव देता हूं, खूब आदर्श की बात कह के, नैतिक दबाव डालकर भी बैंकों पर, व्यापारिक बैंक पर केंद्रीय बैंक नैतिक दबाव डालेगी कि आप लोग मुद्रा व्यवस्था के महत्वपूर्ण कड़ी हैं, अगर आप लोग ही व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं करोगे, आप मार्केट में क्यों आए हैं, आने का लक्ष्य क्या है, ब्रांच खोलने का लक्ष्य क्या है, अधिक से अधिक लोगों को बैंक से जोड़ना। बैंक आपसे ग्राहक जुड़ नहीं रहा है। सन 2021 में आपके यहाँ ग्राहकों की संख्या इतना था, इस बार में देखिए इतना खाता लॉक हो गया। क्यों लॉक हो गया? कहीं कि आपकी लापरवाही, सब आरबीआई कंट्रोल करती रहती है। खाता बंद हुआ तो क्यों हुआ, इस खाता का लेन देन हो क्यों नहीं रहा है। अगर मान लिया बंद हो रहा है तो आरबीआई का नैतिक दबाव आता है कि आपको ब्रांच खोलने का परमिशन क्यों मिला, क्योंकि सभी लोग बैंक से क्या हो जुड़े, कि जब लोग बैंक से जुड़ेगा तो अपनी छोटी छोटी बचत को, मैं कल ही बता दिया था कि बैंक को आम जनता चलाती है, पूंजीपति तो केवल खाता खोलने के लिए बैंक में जाते हैं, पैसा रखने और निकालने जाते हैं। और गरीब आदमी एक बार बैंक में खाता खोल दिया, पैसा रख दिया, अब निकलेगा कभी, जल्दी नहीं निकलता है। और बैंक उसी पैसा को ब्याज दे दे के पैसा कमाती है। गलत कि सही? तो चाहती है कि चालू खाता से ज़्यादा बचत खाता खोले, क्योंकि बचत खाता से बैंक को क्या होता है, ज़्यादा लाभ होता है। और एफडी करने पर ज़्यादा फोकस करवाएगा। फिक्स कीजिए ना, इतना % आपको मिलेगा। होशियार मैनेजर होगा तो जान जाएगा फिक्स करने आ रहा है, तो बैठा के सिखाना होगा, खूब बैठा खिलाएगा, ठंडा मुंडा पिलाएगा, अरे फॉर्म भरो सबका। हाँ, कई बार ऐसा होता है। फिक्स डिपॉजिट, आवर्ती जमा, सावधि जमा खाता पढ़ाया था 4 दिन 5 दिन पहले।
सावधि जमा खाता एक निश्चित अवधि के लिए, उसको एफडी कहते हैं। हाँ, 10 साल 5 साल जो हो। तो नैतिक दबाव। इसके बाद प्रचार के द्वारा भी, क्या करके? प्रचार करके भी समय समय पर बैंक अपने नीतियों को क्या करती है? प्रचार करती है। देखिए जगह चौराहा पर होर्डिंग लगता है, बैंक में देखिएगा लगा रहेगा लेन देन 10 मिनट में, ये काम उतना में, यहाँ लॉकर सुविधा है तो फलना सुविधा है। अपने सारी सुविधाओं को विज्ञापन के माध्यम से, नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी ग्रुप हैं उस पर डाल के बैंक अपने नियमों को प्रचार कर दे ताकि लोग बैंक से क्या हो? जुड़े। लेकिन एक बात है, शाख नियंत्रण की ये 2 विधियां हैं, लेकिन शाख नियंत्रण में कठिनाई भी है। ऐसा नहीं कि कठिनाई नहीं है, हमने बड़ी आसानी से कह दिया। भाई प्रशंसा करेंगे तो करना ही पड़ेगा ना, मजबूरी हमारी है कि शाख नियंत्रण आरबीआई करते हैं, लेकिन शाख नियंत्रण बहुत परेशानी है। क्या दिक्कत है कि बैंक शाख के अतिरिक्त भी बहुत सारे शाख है। जैसे अब याद उठा है कि हमारे पापा कर्जा लगा भैया, एक ने कहा हिम्मत से, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कर्जा लगाने वाले हैं। एक नहीं, बैंक से ज्यादा कर्जा लगाने में लोग अपने बिहार वर्ष में हैं। 2 करोड़ 4 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया मैं जानता हूं उनका ब्याज पर चल रहा है। कोई लेखा जोखा नहीं सरकार के खाता में, गलती नहीं बोल रहा हूं, सब ब्लैक मनी वाले हैं। क्या बोले हैं? जाएगा तो अगला वर्ष उसका काम नहीं होगा, उसके मन में डर है ना कि जो 10 लाख दे सकता है वो ले भी सकता है आपसे। अच्छा, जाएगा, समाज से बाहर चल जाएगा वो, समाज से बाहर चल जाएगा है। कहीं से चल जाएगा? नेपाल जमीन जैसा लेके चल जाएगा। जब 10 लाख देता है तो उसका एग्रीमेंट बनवा, जमीन का अपने नाम पर एक्वायर करवा के देता है ना। नहीं, हम लिए हैं इसलिए मैं जान रहा हूं, विश्वास के लिए रखता है। नहीं था कुछ तो LIC का कार्ड मेरा रख लिया कि लाइए इतना दीजिए तब देंगे आपको। कहा जमीन का दस्तावेज आपका रख लेगा, गलत कि सही? छोड़िए ना, सबसे बढ़िया LIC का हमसे रख लिया, क्योंकि LIC जब तक ओरिजिनल बाउंड आपके पास नहीं होगा LIC आपको पैसा नहीं देगी। देगी? नहीं देगी। तो अगर 10 लाख देता है तो 15 लाख उसका जमीन गिरवी रख लेता है, जमीन का डॉक्यूमेंट्स रख लेता है। ऐसे होता है। तो प्रश्न है कि ये कठिनाई है कि बैंक शाख के अलावा बहुत सारा और शाख है गाँव में, कंट्रोल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दूसरा दिक्कत है, आज भी केंद्रीय बैंक का सभी बैंक पर नियंत्रण का अभाव है। जाके आपको देखिए, एफडी पर स्टेट बैंक का ब्याज दर अलग है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग है, सेंट्रल बैंक का अलग है। कहीं कहीं कंट्रोल का अभाव है, एक प्रकार का ब्याज दर होने जो नहीं है। तीसरा, उपभोग पर नियंत्रण का अभाव है। भारत में 1 अरब 35 करोड़ लोग हैं, सबके उपभोग करने का तौर तरीका क्या है? इसको कंट्रोल कर पाइएगा? नहीं तो क्या नियंत्रण होगा। और हमने कल कहा था कि अमौद्रीकरण मेरे ख्याल से इंदिरा के बाद 16 में नरेंद्र मोदी ने किया। हमने कहा हर 10-10 वर्ष पर करते रहो। इंदिरा गांधी की थी, मोरारजी देसाई, सॉरी 92 में हुआ था, 78 में, 92 में तो शाख नियंत्रण हुआ था, 78 में हुआ था, मोरारजी देसाई किए थे। इंदिरा ने भी हिम्मत नहीं की करने का। हम तो कहते हर 10 वर्ष पर पुराना नोट को साइड करो, डिजाइन आकार प्रकार चेंज कर, कोई मूल्य की जारी कर दो ना, थोड़ा 100 रुपया कम जाए 100 रुपया ज्यादा करके। ऐसा होगा तो ब्लैक मनी रखने वाले की स्थिति क्या हो जाएगी? अगर रख ही नहीं पाएगा, अरे तो हटने ही वाला है, क्योंकि स्टॉक करने में तो 4 साल लगता है। लेकिन ऐसा रिस्क लेने के लिए सरकार लेगी तो गरीब लोग कहेगा बाप रे सरकार तो मुआ दिया, BPL के जमा पहने हुए हैं, अब बैंक में 4 लाख लेके भजवाने जा रहे हैं। कहेगा क्या बिना पेनी के लौटा है, 4 लाख लेके पोलोथीन में लाइन में लगा हुआ है।